अथवा कार्ल मार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर की एक महत्वपूर्ण रचना। अगले 5 एपिसोड अर्थात इस मुद्दे पर छोटे छोटे 5 एपिसोड बनाने जा रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स में क्या क्या लिखा था। बहुत ही दिलचस्प रोचक है, पूरा वीडियो देखते रहना, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। ये पूरा जो आर्टिकल है वॉल्यूम 7 में पेज नंबर 331 से लेकर 350 के आसपास, 56 के आसपास है। पूरा आप जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। 331 से शुरू होता है, 55-56 के पास है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि कार्ल मार्क्स तथा बुद्ध में तुलना करने पर कुछ लोग इसको मजाक समझे अगर, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंककि दोनों के बीच तकरीबन 2381 वर्ष का अंतर है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स को एक नई विचारधारा, राज्य की एक नई अवधारणा और नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माता, संस्थापक माना जाता है। इसके विपरीत बुद्ध को एक ऐसे धर्म के संस्थापक के अलावा और कुछ नहीं माना जाता जिसका राजनीति या अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस निबंध का शीर्षक बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स से ऐसा आभास होता है कि यह दोनों व्यक्तियों के बीच समानता और उसके अंतर को दर्शाने वाला है। इन दोनों के बीच समय का बड़ा अंतराल है, उनके विचार क्षेत्र भी अलग अलग है। अतः इस शीर्षक का अजीब सा प्रतीत होना अवश्यंभावी। मार्क्सवादी इस पर आसानी से हंस सकते हैं और मार्क्स तथा बुद्ध को एक समान स्तर पर लाने का मजाक व हंसी उड़ा सकते हैं। मार्क्स बहुत आधुनिक है, बुद्ध पुरातन है। मार्क्सवादी यह कह सकते हैं कि उनके गुण की तुलना में बुद्ध केवल आदिम व अपरिष्कृत ठहर सकते हैं। ये रिफाइंड नहीं है उतना, अपरिष्कृत ठहर सकते हैं। फिर ऐसे दो व्यक्तियों के बीच क्या समानता या तुलना हो सकती है? एक मार्क्सवादी बुद्ध से क्या सीख सकता है? ये सारे सवाल डॉक्टर अंबेडकर उठा रहे हैं। बुद्ध एक मार्क्सवादी को क्या शिक्षा दे सकता है? फिर भी इन दोनों के बीच तुलना आकर्षक और शिक्षाप्रद है। इन दोनों के अध्ययन तथा इन दोनों के विचारधारा व सिद्धांत मेरी रुचि का भी विषय है। इस कारण इन दोनों के बीच तुलना करने का विचार मेरे मन में आया। यदि मार्क्सवादी अपने पूर्वाग्रहों को पीछे रखकर बुद्ध का अध्ययन करें और उन बातों को समझे जो उन्होंने कही हैं और जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया है, तो मुझे यकीन है कि उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। वास्तव में उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि बुद्ध की हंसी व मजाक उड़ाने का निश्चय करने के बाद वे उनकी प्रार्थना करेंगे, परंतु इतना कहा जा सकता है कि उनको यह महसूस होगा कि बुद्ध की शिक्षाओं एवं उपदेशों में ऐसी कुछ बात है जो ध्यान में रखने योग्य और बहुत ही लाभकारी है। कौन कौन सी बातें हैं, आगे बताते हैं कि बुद्ध का सिद्धांत क्या है। बुद्ध का सिद्धांत सिर्फ अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा नहीं है। उन्होंने त्रिपिटक का अध्ययन किया, डॉक्टर अंबेडकर ने, और त्रिपिटक के अध्ययन के बाद जो कहते हैं वो सुनिए। क्या है बुद्ध का बेसिक फिलॉसफी? लिखते हैं कि बुद्ध का नाम सामान्यतः अहिंसा के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। अहिंसा ही उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का समस्त सार माना जाता है। ऐसे ही उनका प्रारंभ और अंत समझा जाता है। बहुत कम व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे बहुत ही व्यापक हैं और अहिंसा से बहुत बढ़कर हैं।
इसलिए उनके सिद्धांतों को समझना जरूरी है। त्रिपिटक पढ़ने के बाद जो बेसिक बात डॉक्टर अंबेडकर फाइंड आउट करते हैं वो कुछ इस प्रकार है। मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। प्रत्येक धर्म का अंगीकार करने योग्य, मानने योग्य नहीं होता है। धर्म का संबंध जीवन के तथ्यों एवं वास्तविक रियलिटी से होना चाहिए। ईश्वर या परमात्मा या स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांतों तथा अनुमान मात्र निराधार कल्पना से नहीं होना चाहिए। अनुमान या कल्पना से नहीं होना चाहिए। ईश्वर को धर्म का केंद्र मानना अनुचित है। आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र मानना अनुचित है। पशु बलि को धर्म का केंद्र मानना अनुचित है। वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। धर्म के केंद्र में मनुष्यता तथा नैतिकता होना चाहिए। यदि नहीं तो धर्म एक तरह से क्रूर अंधविश्वास है। नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है। चूंकि ईश्वर नहीं है, अतः इसे जीवन का नियम या कानून होना चाहिए। इस जीवन का नियम और कानून होना चाहिए। धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण तथा उसे प्रसन्न खुश रखना है, उसकी उत्पत्ति या अंत की व्याख्या करना नहीं। संसार के दुख स्वार्थों के टकराव के कारण होता है और इसके समाधान का एकमात्र तरीका अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना है। संपत्ति के निजी स्वामित्व के से अधिकार व शक्ति एक वर्ग के हाथ में आ जाती है और दूसरे वर्ग को दुख मिलता है। समाज के हित के लिए इसलिए आवश्यक है कि दुख का निदान करके इसका निदान किया जाए। सभी मानव समान है। मनुष्य का मापदंड उसका गुण होता है, जन्म नहीं। चूंकि जो चीज महत्वपूर्ण है वह है उच्च आदर्श, न कि उच्च कुल में जन्म लेना। सबके प्रति मैत्री का, सहचर्य व भाईचारे का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ज्ञान विद्या की उतनी ही आवश्यकता है जितने भोजन की। अच्छा आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। कोई भी चीज भ्रमातीत और अचूक नहीं होती है। कोई भी चीज सर्वदा बाध्यकारी नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु छानबीन तथा परीक्षा के अधीन है। प्रत्येक वस्तु छानबीन तथा परीक्षा के अधीन है। प्रत्येक वस्तु कारण कारण संबंध के नियम के अधीन होते हैं। कोई वस्तु सुनिश्चित या अंतिम नहीं होती। कोई भी वस्तु स्थायी या सनातन नहीं है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है। युद्ध यदि सत्य तथा न्याय के लिए न हो तो वह अनुचित है। पराजित के प्रति विजेता के कर्तव्य होते हैं। 25 पॉइंट डॉक्टर अंबेडकर ने त्रिपिटक से निकाले हैं और कहते हैं, लिखते हैं कि बुद्ध का संक्षिप्त रूप में यही सिद्धांत है। यह कितना प्राचीन है, परंतु कितना नवीन है। उनके उपदेश कितने व्यापक, कितने गंभीर है। अब आगे कार्ल मार्क्स के मौलिक सिद्धांत की वो बात करते हैं। लिखते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि मार्क्स आधुनिक समाजवाद या साम्यवाद का जनक है, परंतु उसकी रुचि केवल समाजवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित और प्रस्तुत करने मात्र में नहीं थी। यह कार्य तो उससे पहले बहुत लोगों ने कर दिया था। यूटोपियन सोशलिस्ट जिसको कहते हैं, कर दिया था। मार्क्स की अधिक रुचि इस बात को सिद्ध करने में थी कि मार्क्स का समाजवाद वैज्ञानिक है, साइंटिफिक सोशलिज्म। उसका जिहाद पूंजीपतियों के विरुद्ध जितना था उतना ही उन लोगों के विरुद्ध भी था जिसे यूटोपियन, अव्यवहारिक या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहते थे। वह उन दोनों को पसंद नहीं करता था।
इस बात पर इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मार्क्स अपने समाजवाद के वैज्ञानिक स्वरूप को अधिक महत्व देता था। जिन सिद्धांतों को मार्क्स ने प्रस्तुत किया उनका उद्देश्य कुछ और नहीं, केवल उसके उस दावे और विचारधारा को स्थापित करना था कि उसका समाजवाद साइंटिफिक सोशलिज्म था, यूटोपियन सोशलिज्म नहीं। आगे जो मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं उससे कुछ प्रमुख जो बिंदु हैं उसको हाईलाइट करते हैं। कहते हैं, लिखते हैं कि मार्क्सवाद का क्या दर्शन है। पहला 10 पॉइंट यहां पे वो हाईलाइट करते हैं। दर्शन का उद्देश्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं। जो शक्तियां इतिहास को निश्चित करती हैं वे मुख्यतः ऐतिहासिक होती है। समाज 2 वर्ग में विभक्त है, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब। इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। मालिक मजदूरों का शोषण करता है। इस शोषण के फलस्वरूप श्रमिक और अधिकाधिक निर्बल और दरिद्र बनाए जाते हैं। उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण अर्थात निजी संपत्ति का उन्मूलन करके शोषण को समाप्त किया जा सकता है। श्रमिकों की इस बढ़ती हुई दरिद्रता एवं निर्बलता के कारण श्रमिकों में क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हो रही है और परस्पर विरोध वर्ग संघर्ष के रूप में बदल रहा है। चूंकि श्रमिकों की संख्या स्वामियों से अधिक है, मालिक से अधिक है, अतः श्रमिकों द्वारा राज्य को हथियाना और अपना शासन स्थापित करना स्वाभाविक है। इसे उसने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहा है। 10वां, इन तत्वों का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता, इसलिए समाजवाद अपरिहार्य है, इनेविटेबल है। यही 10 तत्व हैं जो मार्क्सवादी सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं। और इसके बाद कहते हैं कि भाई मार्क्सवादी सिद्धांत का अस्तित्व कहाँ है, क्या है। लिखते हैं कि बुद्ध और मार्क्स के विचारधारा की तुलना करने से पहले इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के मौलिक संग्रह में से कितना अस्तित्व में रह गया है। इतिहास द्वारा कितनी बातों को असत्य प्रमाणित कर दिया गया है और उसके विरोधियों द्वारा कितना निरर्थक कर दिया गया है। मार्क्सवादी सिद्धांत को 19वीं सदी के मध्य में जिस समय पेश किया गया था उसी समय से आलोचना होती रही है। इस आलोचना के फलस्वरूप कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत विचारधारा का काफी बड़ा ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्सवाद का यह दावा कि समाजवाद अपरिहार्य है असत्य सिद्ध हो चुका है। उसकी किताब दास कैपिटल के प्रकाशन के 70 वर्ष बाद 1917 में रूस में क्रांति हुई और सिर्फ एक देश में समाजवाद स्थापित हुई। समाजवाद, साम्यवाद, जो कि सर्वहारा वर्ग के तानाशाही का दूसरा नाम है, एक क्रांति के द्वारा स्थापित हुई थी और इससे रूस में कई बड़े रक्तपात हुए थे और विश्व में अन्य जगह सर्वहारा के तानाशाही आने की प्रतीक्षा हो रही थी। लेकिन समय के हिसाब से मार्क्सवाद के अनेक विचार ध्वस्त हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति इतिहास की आर्थिक व्याख्या को ही इतिहास की केवल एकमात्र परिभाषा स्वीकार नहीं करता। इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सर्वहारा वर्ग को उत्तरोत्तर लगातार कंगाल बनाया गया है और यही बात उनके अन्य तर्क में भी लागू होती है। अब कहते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो 4 बातें बची रह गई, बहुत सारी ध्वस्त हो गई हैं, 4 बातें जो महत्वपूर्ण बची हैं वो क्या क्या है, ये बात कहते हैं। पहला, दर्शन का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है। विश्व की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण देने या समझाने में अपना समय नष्ट नहीं करना है। एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ स्वार्थ एवं हित का टकराव एवं उनमें वर्ग संघर्ष का होना है। 3,
संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व से एक वर्ग को शक्ति प्राप्त होती है और दूसरे वर्ग का शोषण होता है, उसे दुख पहुंचाया जाता है। 4, समाज की भलाई के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके दुख का निराकरण किया जाए। यहां इस एपिसोड में छोड़ता हूं। अगले एपिसोड में बुद्ध या कार्ल मार्क्स जो है उनके बीच तुलना वो क्या क्या करते हैं, बताते हैं, वो आपको सुनाने वाला हूं। यहां इस एपिसोड का कंक्लूजन ये है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मार्क्स के बहुत सारे आइडियाज इररिलेवेंट हो चुके हैं। 4 जो महत्वपूर्ण आइडियाज बचे हुए हैं उनकी चर्चा उन्होंने की है, ये मैंने आपको सुनाया। पूरा वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में।